अनु शादी के बाद कमरे में बैठी जितेश का इंतजार कर रही थी, पर पता नहीं शायद जितेश पूरी रात ही नहीं लौटा था। इंतजार में अनु की आंख लग गई। सुबह सुबह एक कठोर आवाज ने उसे ऐसे उठा दिया मानो किसी ने जोर का पत्थर फेंका हो। अरे ओ महारानी, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तू अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है? तेरे बाप के घर में सोते होंगे इतनी देर तक। हमारे यहाँ तो सुबह सुबह 6 बजे सबको चाय पीने की आदत है। भाभी बस मैं तैयार होकर 5 मिनट में आती हूँ। अलका अनु के कमरे से मुंह बनाती हुई बाहर चली जाती है। अनु जल्दी जल्दी तैयार होकर सबके लिए चाय बनाती है, पर जितेश का पूरे घर में कुछ भी अता पता नहीं था। किसे ढूंढ रही हो? देवर जी तो अभी थोड़ी देर पहले ही नहा धोकर दुकान चले गए। मुझे मिले बिना ही चले गए? अनु दुकान पर फोन मिलाती है, पर फोन जितेश की जगह बड़ा भाई पवन उठा लेता है। शाम को जब जितेश घर आता है, आप बिना बताए सुबह दुकान चले गए थे? तो क्या तुम्हारे उठने का इंतजार करता है कि तुम उठोगी और मेरी आरती उतारोगी, तब मैं दुकान जाऊंगा? आप मेरे से इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? माँ ने साफ साफ बोल दिया था तुम्हारे पिताजी को कि मेरे लिए एक गाड़ी की डिमांड पूरी करके दें, पर तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया और तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ यहाँ भेज दिया। क्या लाई हो तुम? 4 कपड़े, मेरे लिए एक पतली सी सोने की चेन, माँ और भाभी के लिए कानों की छोटी छोटी बालियां, बस हो गया काम है? आपको पता है पिछले महीने ही माँ को हॉस्पिटल एडमिट करवाया था। उनके ऑपरेशन में पापा के बहुत पैसे लग गए, नहीं तो वो गाड़ी देने वाले थे। अच्छा बहाना बनाया है तेरे बाप ने, माँ की बीमारी का बहाना करके पल्ला झाड़ लिया। ससुराल वालों का बुरा व्यवहार अनु के सारे सपनों को चूर चूर कर देता है। सास और जेठानी के अत्याचार अनु को रुला देते थे। एक दिन जितेश अपने दोस्त की पार्टी में चला जाता है और देर रात तक घर नहीं आता। रात के 1 बजे अचानक, कौन है? आप आ गए क्या? रुकिए मैं लाइट जलाती हूँ। जेठ जी, आप इस वक्त मेरे कमरे में? मैंने सोचा जितेश तो पार्टी में आनंद उठा रहा होगा, तुम यहाँ अकेली उदास बैठी होगी, इसलिए तुम्हारा दिल बहलाने आ गया। जेठ जी आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। पवन अनु के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अनु शोर मचाने लगती है। अनु की सास और अलका दोनों कमरे में आ जाती हैं। अलका, ये देखो, अनु ने मुझे बहाने से अपने कमरे में बुलाया और जबरदस्ती मेरे साथ चिपक कर शोर मचाने लगी। तेरी इतनी मजाल, तू मेरे पति पर डोरे डालेगी? शर्म नहीं आती तुझे? अगर तेरा पति बाहर है तो तू ये गंदी हरकत करेगी? ये ऐसे नहीं मानेगी अलका बहू। इस कूड़े करकट को इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दो, ये अब इस घर में नहीं रह सकती। इतनी देर में जितेश भी आ जाता है। उसे सारी बात पता चलती है तो वो भी अनु पर भड़कने लगता है। अनु ने जो गलती की है उसके लिए इसको कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम खुद यहाँ से जाओगी या धक्के मार कर निकालूं? अनु रोती बिलखती रहती है, पर कोई उसकी बात तक नहीं सुनता। मायके वो क्या अपमान लेकर जाती? उसकी माँ पहले ही बीमार थी। हे भगवान, मेरे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं, मुझे माफ कर देना माँ पिताजी। अनु एक नदी में कूद जाती है। तभी रामदेव नाम का एक मछुआरा वहां से गुजर रहा था। अरे अरे अरे, ये नदी में किसने छलांग लगा दी रे? हे ईश्वर, अरे ये तो कोई लड़की है। रामदेव अनु को किनारे तक लेकर आता है। अनु होश में नहीं आ रही थी। रामदेव कुछ और लोगों की मदद से अनु को घर ले जाता है। अरे ये कौन है? ये किसे उठा कर ले आए? अरे पता नहीं कौन है बेचारी, है? अरे नदी में डूबकर मरना चाहती थी, मेरी नजर पड़ गई तो बचा लिया। रामदेव की पत्नी सीता कुछ पत्तों का काढ़ा बनाकर अनु को पिलाती है। कुछ देर बाद अनु को होश आ जाता है। वो रोते हुए अपनी आप बीती रामदेव और सीता को बताती है। नहीं बेटी, ऐसे अपना जीवन खत्म करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। मनुष्य का जीवन तो संघर्षों से ही भरा होता है, पर हमें हर मुसीबत से डटकर मुकाबला करना चाहिए। आत्महत्या करने से कोई हल नहीं निकलता। जो हो गया उसे भूल जाओ बेटी। अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना तो तुम हमारे पास ही रह सकती हो। राम और सीता की भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अनु को बेटी की तरह प्यार करने लगे। समय बीता। रामदेव की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी वो नहीं बच सका और उसका देहांत हो गया। अब अनु ही सीता का सहारा थी। एक दिन, माँ मैं चाहती हूँ घर चलाने के लिए मैं कुछ काम कर लूँ। सोच रही हूँ कहीं कोई काम मिल जाए तो सहारा हो जाएगा। ठीक है बिटिया,
पर ध्यान से जाना। अनु नौकरी की तलाश में घर से निकलती है, तभी एक गाड़ी वाला रास्ते में किसी महिला को टक्कर मारकर चला जाता है। अनु ये सब देख लेती है और कुछ लोगों की मदद से उस महिला को पास के हॉस्पिटल लेकर जाती है। अरे, ये तो डॉक्टर गीता है, जल्दी से डॉक्टर राजीव को बुलाइए। डॉक्टर गीता को ये चोट कैसे आई? ये पैदल जा रही थी, तभी कोई गाड़ी वाला ठोकर मारकर भाग गया। जिस महिला का एक्सीडेंट हुआ था वो इसी हॉस्पिटल की डॉक्टर गीता थी। कुछ समय बाद डॉक्टर गीता को होश आता है। डॉक्टर गीता, ये अनु जी हैं। आज यही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। थैंक यू सो मच अनु, आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हूँ। डॉक्टर गीता अनु से उसके बारे में जानकारी लेती है और उसके साथ हुए अत्याचारों को सुनकर वो भी बहुत दुखी होती है। अनु, अगर तुम चाहो तो यहाँ हॉस्पिटल में एक नर्स बनकर मरीजों की देखभाल कर सकती हो। इन मरीजों की सेवा करके तुम्हारे दिल को बहुत खुशी मिलेगी और यहाँ तुम्हें रहने के लिए क्वार्टर भी मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गीता, आपने मेरे मुश्किल वक्त में एक उम्मीद जोड़ दी। उस दिन के बाद अनु सीता के साथ हॉस्पिटल के क्वार्टर में ही रहने लगी और नर्स बनकर मरीजों की सेवा करने लगी। एक दिन, हटिए हटिए, इमरजेंसी है, आदमी को बहुत चोटें आई हैं, हटिए हटिए। जितेश, ये सब कैसे? अनु, तुम इसे कैसे जानती हो? ये मेरे पति हैं जितेश। अनु उस वक्त एक नर्स के साथ साथ एक पत्नी का भी फर्ज निभाती है और जितेश की देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद जितेश ठीक हो जाता है। अनु, तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। भैया ने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया। माँ का पिछले 15 दिन पहले ही देहांत हो गया। भैया भाभी ने ये सब जायदाद के लिए किया था। उन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की और एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट करवाना चाहा। शायद भगवान चाहते थे कि मैं तुमसे अपने किए की माफी मांग सकूं, इसलिए उन्होंने मुझे उस दिन बचा लिया था। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं इसके लायक भी नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना अनु। जितेश रोते हुए जाने लगता है, तभी अनु उसका हाथ पकड़ लेती है। जितेश रोते हुए अनु के गले लग जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। मानो कितने समय का दुख छिपाए वे दोनों एक दूसरे के इंतजार में थे। उस दिन अनु और जितेश के आंसू सच में मोती समान बन गए थे। उस दिन के बाद जितेश और अनु सीता के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगे। रमा, मैं तैयार होकर आता हूँ। ड्राइवर को ये बैग दे दो, गाड़ी में रख देगा। आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है, ये बैग भूल ना जाऊं। संदीप ने बैग बोला था रखने के लिए, पर इसमें तो सामान है, ये निकालकर बाहर रख देती हूँ। संदीप तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ कहते हैं। संदीप ऑफिस चला जाता है। शाम को वो गुस्से में ऑफिस से घर आता है और रमा को आवाज लगाता है। रमा, रमा, इधर आओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। मेरा बैग ड्राइवर को दे दो, वो गाड़ी में रख देगा। तुमने ड्राइवर को खाली बैग दे दिया। मेरी सारी फाइलें कहाँ हैं? आपने बोला था कि बैग गाड़ी में रखवा दो। आपने फाइलें बोला होता तभी तो रखवाती। बेकार में मुझे डांटते रहते हो। बहू आई अम्मा जी, मैं जा रही हूँ, मुझे अम्मा जी बुला रही हैं। अरे, इसके साथ रहकर तो मैं भी बेवकूफ बन गया हूं। पता नहीं किस दिन इसे अक्ल आएगी। जी अम्मा जी, आपने बुलाया? बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक गैस पर करेले रख देना और बीच बीच में चलाती रहना। रमा की सास सुनीता मंदिर चली जाती है और रमा की बेवकूफी शुरू हो जाती है। आज अम्मा जी बहुत खुश होंगी। पहले मैं सारे करेले गैस पर रख देती हूँ। हाँ, अब थोड़ी देर हो गई है, अब इन्हें चलाती हूँ। अब फिर रख देती हूँ। वैसे मैंने करेलों को बीच बीच में चला लिया है। अम्मा जी आने ही वाली होंगी। रमा की सास सुनीता मंदिर से वापस आती है और रसोई में जाती है। रमा, ये क्या कर रही हो? करेले कहाँ हैं? अम्मा जी, ये रहे करेले। आपने ही तो बोला था गैस पर रखने हैं और बीच बीच में चलाना है। मैं करेलों को चला रही हूँ। हे भगवान रमा बहू, मैंने कहा था करेले गैस पर रख देना, मतलब करेले की सब्जी बना लेना और चला लेना, मतलब सब्जी बनने तक हिलाती रहना। तो ऐसा कहना था ना अम्मा जी। आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगी ना। सुनीता और संदीप एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और गुस्से को पी लेते हैं। एक दिन तो रमा की बेवकूफी ने हद पार कर दी। संदीप, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? इतनी मिट्टी है टेबल पर। अरे ये लैपटॉप, सारा दिन संदीप इस पर काम करते हैं। कितना गंदा हो रहा है ये। क्यों ना इसको अच्छे से धो दूं?
रमा लैपटॉप को सर्फ के पानी में डुबोकर धो देती है और कपड़े सूखने वाली रस्सी पर टांग देती है। तभी संदीप आ जाता है। रमा, अरे रमा, ये क्या किया तुमने? मेरा लैपटॉप। हाँ, इस पर बहुत धूल मिट्टी हो रही थी। मैंने सोचा इसको अच्छे से धोकर सुखा देती हूँ। मैंने सही किया ना? रमा, तुम सचमुच तुम बेवकूफ पत्नी हो। मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे शादी की मैंने। रमा बहू, तुम में जरा भी समझ है? लैपटॉप भी कोई धोने की चीज है? क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रखा है? मेरी इतनी समझदार बहू से अगर कोई गलती हो गई तो इस तरह से उसे क्यों डांट रहे हो? जाओ बहू, तुम रसोई में जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। बाबूजी, पानी घड़े का लाऊं या फ्रिज का? बेटा, घड़े का ले आओ। बाबूजी, छोटे घड़े का पानी लाऊं या बड़े घड़े का? बेटा, किसी भी घड़े का ले आओ। अच्छा, तो स्टील के घड़े का पानी लाऊं या मिट्टी के घड़े का? अब देते रहो जवाब, मैं तो चली कमरे में सोने। इस बेवकूफ की बातों में कौन उलझे। रहने दो रमा बहू, मैं पानी खुद ही पी लेता हूँ। तुम अपना काम करो। अच्छा? हाँ। अच्छा ठीक है बाबूजी। वैसे पता नहीं मुझे सब इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं। ऐसे ही डांट दिया मुझे, पर धुलने के बाद ये लैपटॉप कितना सुंदर दिखाई देता है। संदीप और रमा की सास रमा की बेवकूफी से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन संदीप और रमा के ससुर जयप्रकाश को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। अब सुनीता, मुझे और संदीप को जरूरी काम से लखनऊ जाना है। अपना और रमा बहू का ध्यान रखना है। और तुम भी जरा अपने फालतू दिमाग का कम इस्तेमाल करना। अरे कभी तो बहू को डांटे बिना कोई काम कर लिया कर संदीप बेटा। है? चल, अब देर हो रही है, ट्रेन का वक्त हो रहा है, चल। संदीप और जयप्रकाश लखनऊ चले जाते हैं। दोपहर के वक्त रमा अपनी पड़ोसन सुधा के साथ बात कर रही थी। अब क्या करूं सुधा, तू ही बता, कितना ध्यान रखती हूँ सबका, फिर भी संदीप और माँ जी मुझे बेवकूफी समझते हैं। वो तो तू है ही। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास एक इलाज है जिससे तेरी सास और पति तेरे से खुश हो जाएंगे। मैंने भी यही अपनाया था। बहुत चमत्कारी नुस्खा है। क्या नुस्खा है सुधा, जल्दी बता। सुधा रमा की बेवकूफी का फायदा उठाकर उसे एक बेवकूफी से भरा नुस्खा बता देती है। ये नुस्खा तेरे बहुत काम आएगा। वैसे तुझे पता है रमा, पिछली गली में कल रात एक घर में चोरी हो गई। चोर छत के दरवाजे से घर में घुस आए थे। क्या? छत के दरवाजे से? मुझे याद आया, हमारी भी तो छत का दरवाजा खुला रहता है, उसकी कुंडी खराब है। चलो अच्छा है चोरों को ये बात पता नहीं चली। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। रमा को छत के दरवाजे के बारे में बात करते हुए वही चोर सुन लेते हैं। वो बड़े शातिर चोर थे और उसी गली के आसपास ऐसे लोगों के घर की खबर रखते थे जिनके घर चोरी की जा सकती थी। इशारे से दोनों चोर बात करते हैं कि रात में इसी घर में चोरी करेंगे और उस वक्त वहां से चले जाते हैं। रमा घर के भीतर आ जाती है रात के वक्त। चल भाई, जल्दी से चोरी कर लेते हैं, छत का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है दोनों सास बहू घर में अकेली हैं, कोई आदमी घर में नहीं है, तो चोरी करना और भी आसान हो जाएगा है? दोनों चोर चोरी करने ही वाले थे कि तभी रमा की सास की आवाज सुन लेते हैं और सीढ़ियों पर ही रुक जाते हैं। ओ रमा बहू, ये क्या कर रही हो? पूरे घर में मिर्चों का धुआं कर दिया। ये मिर्ची क्यों जला रही है? हे भगवान, मार दिया रे। अम्मा जी, ये नुस्खा है, ये आप अभी नहीं समझोगे। पहले इन मिर्चों के धुओं को घर घर के कोने में फैल जाने दीजिए। रमा मिर्चों का धुआं फैलाती हुई छत की सीढ़ियों के पास भी जाती है, जिसकी महक से दोनों चोर तेज तेज खांसने और छींकने लगते हैं। उनका बुरा हाल होने लगता है। अरे कोई बचाओ, इस पूरे घर में मिर्च है। ये कैसा घर है भाई? अरे भाग लो यहाँ से यार। ये किसके खांसने की आवाज आ रही है? रमा बहू, ये तो चोर हैं। चोर चोर, जल्दी आओ, बहू दरवाजा खोलो, हमारे घर में चोर घुस आए हैं। अरे मेरी अम्मा, हमें जाने दे, हम तो बुरे फंसे जो तेरे घर में आ गए थे चोरी करने। रमा बहू, जरा वो सामने रखा डंडा लाना, इन चोरों की तो आज खैर नहीं। रमा और सुनीता दोनों चोरों को पीटने लगती हैं। इतनी देर में मोहल्ले के लोग भी आ जाते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। ये तो वही चोर है जिन्होंने पिछली गली में कल रात को चोरी की थी।
मारो इनको, पकड़ो, पुलिस के हवाले करो, मारो। दोनों चोरों को मोहल्ले के लोग पुलिस के हवाले कर देते हैं। रमा बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, वाकई में तुम बहुत अच्छी बहू हो। सुधा इधर आ, मुझे लगता है तेरा नुस्खा काम आ गया। अम्मा जी मेरे से पहली बार इतने अच्छे से बात कर रही हैं। मिर्ची वाला नुस्खा अपना असर दिखा रहा है और उन्होंने मुझे अच्छी बहू भी कहा, नहीं तो हमेशा बेवकूफ बहू ही कहती हैं। सुधा अपना सा मुंह लेकर रह जाती है क्योंकि रमा की बेवकूफी भरे नुस्खे ने सच में उस दिन कमाल कर दिया। जयप्रकाश और संदीप जब वापस लौटते हैं उन्हें भी सारी बात पता चलती है और वो भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। रमा को अब भी यही लग रहा था कि ये शायद नुस्खे का कमाल है। संदीप की बेवकूफ पत्नी उस दिन सबके दिलों में अपने लिए प्यार ले आती है। Thanks for watching.